हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो गाइस, आपकी तैयारी मजबूत करने के लिए डेली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर आता हूं, जिसमें मैं आपके साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो भी परीक्षाओं में गत वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस से रिलेटेड, वो अपन इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने इस सेशन का पार्ट 16 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइज, बिना देरी किए हुए फटाफट से अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइज आज का अपना सेशन आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइज, जो आज का अपना पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गाइज, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी? आपको बताना है अरुणा मिश्रा, मैरी कॉम या फिर सरोज बाला देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। तब तक मैं इस प्रश्न को इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूँ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू रिसीव ए गोल्ड मेडल एट द 2014 एशियन गेम्स? आपको बताना है अरुणा मिश्रा, मैरी कॉम या फिर सरोज बाला देवी या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आप अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको फायदा होगा इसका, आपके एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना है हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइज, जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा मैरी कॉम के द्वारा भारत की तरफ से 2014 के एशियाई गेम्स में या फिर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता गया था, गोल्ड मेडल जीता गया था। और ये भारत की पहली ऐसी महिला मुक्केबाज बन गई थी जिन्होंने पहली बार एशियाई खेलों में या फिर एशियाई गेमों में गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया। अब अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पुस्तक अग्नि की उड़ान जिसे बोलते हैं विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन या फिर डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम या फिर बीबी गिरी। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास बहुत कम टाइम है इसका उत्तर देने के लिए। आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, यहाँ से जल्दी जल्दी उत्तर देना है। अगर आप जल्दी जल्दी उत्तर देना सीख जाओगे तो आपको इसका फायदा आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एग्जाम हॉल में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन ने आपसे पूछा जो विंग्स ऑफ फायर एक नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उसके ऑथर कौन है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्नि की उड़ान। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर या फिर अग्नि की उड़ान। तो ये इसके लेखक या फिर इंग्लिश में बोले तो ऑथर है। तो इसका राइट उत्तर होगा सी ऑप्शन। अब अपन बढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जब जन्म हुआ था वो तारीख थी 15 अक्टूबर 1931 में इनका मद्रास के अंदर जन्म हुआ था। भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई 2015 में। कहाँ पर हुई थी? शिलोंग, मेघालय के अंदर। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो अपने प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी मृत्यु कौन सी जगह पे हुई थी या फिर कौन से राज्य के अंदर हुई थी? तो आपको बताना है शिलोंग, मेघालय के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 के अंदर। भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा इनके द्वारा कौन कौन से अवार्ड इन्हें मिले थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से अवार्ड इन्होंने जीते थे। पद्म विभूषण इन्हें मिला था 1981 के अंदर। आपको याद रखना है ये सारी बातें, जितने भी मैं अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ आपको याद रखने। पद्म विभूषण इन्हें मिला था 1990 के अंदर, 1990 के अंदर। भारत रत्न भी इन्हें मिला है 1997 के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड कौन सी सन में मिला? तो आपको याद रखना है 1997 के अंदर। इनके द्वारा कुछ और बुक्स लिखी गई। एक तो अपन ने जिसकी बात करी विंग्स ऑफ फायर, एक लिखी गई इंडिया 2020, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक है इग्नाइटेड माइंड्स, आपको ये भी याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है इंडोमिडेबल स्पिरिट, आपको ये भी रखनी है याद। एक है ट्रांसजेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी। तो आपको जितनी भी जो बुकें हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये सारी पूछी जाती हैं, आपको सारी याद रखनी है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी? आपको बताना है अगरतला या फिर शिलोंग या फिर ईटानगर या फिर दिसपुर। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी कैपिटल कौन सी है?
जो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको जल्दी से जल्दी उत्तर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी के पेपर में आया था 2017 के अंदर। तो इतने सरल भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते, तो आपको हर राज्य की गवर्नर भी याद रखने हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, और वहाँ की कैपिटल तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है प्रेजेंटली में वो है ईटानगर, तो आपको याद रखनी। और जो ऑप्शन में दिए गए थे उनकी बात कर लेता हूँ। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो कौन सी, अगरतला, जो आपके ऑप्शन में दी गई थी। आपको ऑप्शनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ऑप्शनों के बारे में अगर जानकारी, तो आप सोच लो कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। मेघालय की जो कैपिटल है वो कौन सी है, शिलोंग है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आसाम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से जरूर होनी चाहिए थी। अब अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है चेचक, जिसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, किस वायरस के कारण होता है, आपको पता होना चाहिए। आपने सुना होगा चेचक, जिसे बोलते हैं अपन चिकन पॉक्स इंग्लिश में। तो ये कौन से वायरस के कारण होता है? पहला ऑप्शन है वेस्ट नाइल, या फिर बेरीसिला, या फिर हॉपर्स सिंप्लेक्स, या फिर राइनो वायरस। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री वाले सेक्शन में या फिर जनरल साइंस के सेक्शन में ये पूछा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। एनटीपीसी और ग्रुप डी का तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, उन्हें तो पूछना है। चेचक या फिर चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसे, वो कौन से वायरस के कारण होता है? तो वह जो इसका राइट उत्तर होगा ये बेरीसिला के वायरस, एक बेरीसिला नामक वायरस है, उसकी वजह से चिकन पॉक्स या फिर चेचक हो जाते हैं। हिंदी वालों के लिए इसे चेचक से पूछा जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए चिकन पॉक्स, या फिर दोनों ही चीजें लिखी होंगी। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट उत्तर है बी, जिसे बोलते हैं वेरीसिला। तो बेरीसिला की वजह से चिकन पॉक्स या फिर चेचक हो जाता है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको बताना है जो पानी होता है उससे अगर अपन हाइड्रोजन को अलग करना चाहते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहते हैं अगर वाटर के अंदर से, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन, या फिर ऑस्मोसिस, या फिर ओजनीकरण, या फिर ऑक्सीकरण। आपको बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर ऑस्मोसिस, या फिर ओजोनेशन, या फिर ऑक्सीडेशन। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री के सेक्शन का क्वेश्चन और जनरल साइंस के विभाग में पूछा जाता है, मतलब जनरल साइंस के सेक्शन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पानी से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करना है या फिर हाइड्रोजन को अलग करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत विघटन। विद्युत विघटन बोला जाता है या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है जब पानी से अपन हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत विघटन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके द्वारा एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन की सहायता प्रदान की जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्या क्या इससे फायदा मिलता है। इसमें इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर फायदा मिलता है, किस लिए? क्योंकि यहाँ से एल्युमिनियम, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम आदि का जो उत्पादन होता है उसमें ये सहायता देता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसकी ये इक्वेशन है, आपको याद रखनी है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है केमिस्ट्री के सेक्शन में या फिर जनरल साइंस के सेक्शन में। 2H2O को जब अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो आप देख सकते हो O2 अलग हो गया, प्लस 4AH प्लस हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। तो आपको याद रखना है इसका राइट उत्तर ये है ए ऑप्शन, जिसे बोलते हैं विद्युत विघटन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री के, या फिर केंद्रीय वित्त सचिव के। आपको बताना है जो 1 रुपए का नोट होता है उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं। इंग्लिश में तो आपको दिक्कत आ नहीं रही होगी, आपसे सिंपली पूछा जा रहा है आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, या फिर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री का मतलब बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और केंद्रीय वित्त सचिव का मतलब जो फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं इसे। तो आपको बताना है
वित्त सचिव का मतलब होता है फाइनेंस सेक्रेटरी, और वित्त मंत्री का होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको याद रखना है, इंग्लिश में मैंने बता दिया। और ये तो आपको पता ही होगा कि डिप्टी गवर्नर का मतलब डिप्टी गवर्नर होता है इंग्लिश में भी। और रिजर्व बैंक के गवर्नर, गवर्नर का मतलब गवर्नर ही होता है। तो आपको बताना है आरबीआई बैंक के गवर्नर हैं या फिर डिप्टी गवर्नर है या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे या फिर केंद्रीय वित्त सचिव होंगे। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में आपसे सिंपली पूछा जा रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा फाइनेंस सेक्रेटरी, जिसे बोला जाता है केंद्रीय वित्त सचिव। प्रेजेंटली में आपको बताना है फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है अपने भारत के। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए जिसको पता है। वही मैं तब तक इसका आपको डिटेल बता दूं। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपए के सिक्के या नोटों या फिर अन्य मूल वर्ग के सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल वर्गों के नोट को जारी करने का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्राप्त होता है। इनको ये अधिकार मिलता है, और जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आपसे बात की जा रहा है कि 1 रुपए के सिक्के या फिर नोट, 1 रुपए का सिक्का होगा या फिर नोट या फिर अन्य मूल वर्ग के सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल वर्गों के जो नोट होते हैं उनके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं, उनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो आपको वो भी पता होना चाहिए। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आप अपन सूर्य को देखना चाहते हैं तो अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिससे अपन सूर्य को देख पाए और अपनी आंखों में कुछ भी नहीं हो, उसकी वजह से अपनी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रोपोस्कोप या फिर टेलीस्कोप या फिर हेलियोस्कोप या फिर सन मीटर। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। अगर अपन सूर्य या फिर सन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए अपन को किस यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा या फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपन देख सकते हैं। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा हेलीस्कोप, हेलियोस्कोप सॉरी, हेलियोस्कोप के द्वारा अपन सूर्य को देख सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा अपन सूर्य को आसानी से देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप एक दूरदर्शी है, वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। आपको पता होना चाहिए। ऑल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। वहीं एयरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, और इन्हें इंग्लिश में भी हेलियोस्कोप बोलेंगे और हिंदी में भी हेलियोस्कोप बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इंग्लिश वाले और हिंदी वाले बच्चों को। मैंने आपको बता दिया। सन को अगर देखना है तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, तो आपको बताना है हेलियोस्कोप। या फिर अगर टेलीस्कोप की बात करूं तो कुछ ऑप्शन में दिए गए उनकी भी जानकारी मैं आपको बता दूं। टेलीस्कोप एक दूरदर्शी, एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ऑल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है, इसका उपयोग विमानों के लिए किया जाता है। तो आपको ये सारे भी याद रखने हैं। ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को नापता है, वहीं एयरोमीटर वायु और गैस के घनत्व को मापता है। डाईमीटर बोलते हैं घनत्व को, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे आंदोलन भी बोला जाता है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। 1941 के अंदर या फिर 1942 के अंदर या फिर 1945 के अंदर या फिर 1946 के अंदर। आपको बताना है जो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो वो कौन से ईयर या फिर किस वर्ष शुरू किया गया था। आपको बस इतना बताना है। ये आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं सब आए हुए क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी के पेपर में। और ये क्वेश्चन फेमस है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री वाले सेक्शन में और जनरल साइंस के क्वेश्चन जनरल वाले साइंस के सेक्शन में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा जो क्विट इंडिया मूवमेंट है या फिर भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं इसे। हिंदी में बोलेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लिश में बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1942 के अंदर। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किस 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं कुछ और आंदोलन की बात की जा रही है यहाँ पर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना होगा आपने, जो कि अपने महात्मा गांधी जी के ही द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन बोलते हैं जिसे हिंदी में। ये 1920 के अंदर चलाया गया था। सबनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर चलाया गया था। तो आपको इन
दो चार आंदोलन के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सब विनय अवज्ञ आंदोलन 1930 में चला गया था, अशोक असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए इन सभी के बारे में। और जिसकी अपन बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, वो 1942 के अंदर शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रुपए के लिए चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? आपको बताना है उदय कुमार, विजय कुमार, प्रेम कुमार या फिर प्रणब कुमार। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है जो रुपए का आपने साइन देखा होगा, जो कि 2015 के अंदर इसे डिजाइन किया गया था, तो इसके लिए एक कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन के कौन विजेता रहे थे? और आपसे पूछा जा सकता है इसको एक अलग भाषा में कि जो रुपए का चिन्ह था वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा उदय कुमार। उदय कुमार जी को इस कंपटीशन के विजेता घोषित किया गया था 15 जुलाई 2010 में। सॉरी, 15 जुलाई 2010 में, 2015 की बात नहीं है, ये 15 जुलाई 2010 में ऐसा हुआ था, जब सार्वजनिक किया गया था कि जो रुपए का चिन्ह है इस तरीके से रहेगा। और इसके जो कंपटीशन हुआ था उसके जो विजेता रहे थे वो उदय कुमार जी रहे थे। वही मैं आपको बताना चाहूँगा, अमेरिकी डॉलर या फिर ब्रिटिश पाउंड है, जो अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड, जापानी की जो करेंसी है वो जापान यान है, यूरोपीय संघ या फिर यूरोप यूनियन आपने सुना होगा, उसकी जो करेंसी है यूरो। उसके बाद रुपए पांचवी ऐसी मुद्रा बन गया था जिसे उसके प्रतीक से जाना या फिर पहचाना जा सकेगा। तो आपको पता होना चाहिए इसको कौन से नंबर पर इसको जाना जा सकेगा, तो ये 5वें नंबर पर था। किसके बाद? एक तो अमेरिकी डॉलर का जो ब्रिटिश पाउंड था, जापानी यान के बाद, या फिर यूरोपियन यूनियन के यूरो के बाद, ये 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया था जिसे इसके प्रतीक से जाना जा सकेगा। ये कौन सी ईयर की बात है? तो 15 जुलाई 2010 में इसको ये साइन या फिर चिन्ह मिल गया था, जिसके विनर थे उदय कुमार जी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आपको बताना है। जब इंडिया इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस दौरान एक समाचार पत्र जिसका नाम था यंग इंडिया, वो किसके द्वारा रिलीज या फिर प्रकाशित किया गया था? आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इंग्लिश वाले बच्चों को यंग इंडिया बोलते और हिंदी में भी इसे यंग इंडिया ही बोलेंगे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलता है। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा ये होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम पत्र उदंता मातृदंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। ये पत्र साप्ताहिक था। आपको पता होना चाहिए कौन सी, आपको बस इतना और याद रखना है, 30 मई 1826 को ये यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अपन अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माचिस की तीलियों में डैश होता है? आपको बताना है सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। जो माचिस की स्टिक्स होती हैं आपने देखा होगा, उनमें एक रेड कलर का थोड़ा कुछ लगा होता है जिसके द्वारा अपन रगड़ते हैं तो वो जल जाती है। तो आपको बताना है क्या लगा होता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है, पर अपन लोग इतना जानना ही नहीं चाहते हैं कि माचिस में क्या लगा होगा। अपनी तो माचिस बस जल जाए तो बस अपन समझते सारा काम हो गया, पर ये हर चीज़ साइंस से जुड़ी होती है। तो गाइस, इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा फॉस्फोरस। इसके अंदर फॉस्फोरस लगा हुआ होता है, उसी की हेल्प से माचिस में आग जनरेट होती है या फिर हीट जनरेट होती है, तो फिर उसमें आग लग जाती है। और ये लाल फॉस्फोरस होता है जिसका फार्मूला होता है P4। आपको पता होना चाहिए। भैया आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये चीड़ की जो लकड़ी होती है ना, उसकी लकड़ी का यूज करके अपन माचिस की स्टिक बनाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और इसमें रेड फॉस्फोरस होता है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, विजय कुमार या फिर मैरी कॉम। फटाफट से उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? किसको मिला था 2015 का जो राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार। तो वह जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा सानिया मिर्जा को 2015 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अब अपन जान लेते हैं किस किस को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 1992 के बीच में। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, जो चेस के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। फिर अपन चलते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि 1991 से 1992 के बीच इसकी शुरुआत हुई और पहले इसके विजेता कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ आनंद जी। वहीं अपन अब बात करेंगे यहाँ से 2018 से, जान लो 2018 में किसे मिला? मीराबाई चानू को मिला। किसके लिए? वेट लिफ्टिंग के लिए। उसके बाद 2018 ही के अंदर किसे मिला? विराट कोहली को लिए। किसके लिए? क्रिकेट के लिए। फिर दीपा मलिक को मिला था, आपको पता होना चाहिए कि पैरा ओलंपिक्स होते हैं, पैरा खेल होते हैं जो भी इनके मतलब ऐसे लोगों के लिए जिनके पाँव वगैरह मतलब पीड़ित हैं, वो अपनी समस्याओं से अच्छे से खेल नहीं सकते, मतलब उन्हें कुछ बोला जाता है, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनको 2019 के अंदर मिला था। पैरा लोग होते हैं जो कि वो वर्ड नहीं आ रहा मुझे ध्यान। तो आपको बस इतना याद रखना है, 2019 के अंदर दीपा मलिक को मिला था ये अवार्ड और 2019 में बजरंग पुनिया को। आपको 2019 के तो याद ही रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए मिला था बजरंग पुनिया को, और दीपा मलिक को भी मिला है 2019 में। विराट कोहली को 2018 मिला और 2018 में मीराबाई चानू को मिला है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक के तो याद ही रखने, और साथ में आपको ये भी याद रखना है सबसे पहले किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को चेस के लिए। और ये 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को भी मिल चुका है, 2009 में मैरी कॉम को, 2009 में विजेंदर सिंह को, 2009 में ही सुशील कुमार को, और सानिया नेहवाल को भी मिला है, गगन नारंग को मिला है। तो आपको इतना याद रखना है, पहला वाला याद रखना है, और ये 2018 से 2019 के याद रखना है, यही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और 2015 का ये देख लो आप, सानिया मिर्जा को मिला था। फिर 2016 में किसे मिला है? पीवी सिंधु को। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है। आपको बताना है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जनेवा या फिर वियना। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तब तक मैं आपको बता दूं कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसे। मैंने इतनी भी हिंट दे दी आपको, एग्जाम में ये हिंट नहीं मिलेगी। एग्जाम में तो आपको लिखे का मिलेगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो वैसे जो इसका राइट उत्तर है वो होगा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। तो आपको पता होना चाहिए। 193 इसके मेंबर हैं। अभी इसकी जानकारी ले लेता हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। 193 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। वहीं इसके सेक्रेटरी जनरल आपको याद रखना है, एंटियोनो गुटरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में। और 193 इसके मेंबर स्टेट है, सेक्रेटरी जनरल एंटियोनो गुटरेस है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चों सुन लीजिए, इसे गुड गवर्नेंस डे बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो वैसे जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा 25 दिसंबर को अपने भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस या फिर गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, भारत के 10वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर, इनका जन्म दिवस हुआ था या इनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए अपन मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस या फिर गुड गवर्नेंस डे। अब अपन जान लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की थोड़ी सी जानकारी। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 में। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर के मध्य प्रदेश में। इनकी जो मृत्यु हुई वो 2018 के अंदर हुई, इसलिए आपको याद रखना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। 16 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हुई। ये भारतीय जनता पार्टी से थे और इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। कौन सी ईयर में? 2015 में। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण भी मिला है इन्हें 1992 के अंदर। जो भी अवार्ड मिले उनकी आपको ईयर याद ही रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछी जाएंगी कभी ना कभी ये एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आना ही है स्कोर। आपको ये भी याद रखना है 16 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, और ये ग्वालियर के थे। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, जो आज का अपना लास्ट प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर नरसिम्हा राव? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है जो भारत के नोट्स होते हैं या फिर करेंसी होती है, उसके ऊपर जो भारत के कौन से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनका सिग्नेचर देखा जा सकता है या फिर उनका नाम देखा जा सकता है।
तो आपको बताना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का वहां पर सिग्नेचर या फिर नाम देखा जा सकता है भारत की करेंसी पर। क्यों? क्योंकि वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा। इसके अलावा वह वित्त मंत्रालय में सचिव भी रह चुके, जैसा कि मैंने बात किया था कि ये फाइनेंस सेक्रेटरी के 1 रुपए के नोट पर क्या होते हैं, साइन होते हैं। तो ये वित्त मंत्रालय के क्या रह चुके, सचिव। कौन रह चुके? डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसलिए इन्होंने साइन किया। और साथ में ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। तो आप इनके साइन भी देख सकते हो और नाम भी देख सकते हो भारतीय करेंसी पर। तो वैसे इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत के सारे प्राइम मिनिस्टरों की लिस्ट है, आपको पता होना चाहिए। भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह। इस तरीके से भारत के सारे प्राइम मिनिस्टरों की लिस्ट है। अभी जो प्रेजेंटली में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको बताना है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो गाइज जो अभी प्रेजेंटली में भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भारत के 14वें नंबर के कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। और मनमोहन सिंह 13वें नंबर के थे। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ये नंबर आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से नंबर के। तो गाइज थैंक यू एवरीवन, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। गाइज अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक, जिससे और लोग भी अच्छी नॉलेज ले पाएँ और अपने एग्जाम में मार्क्स गेन कर पाएँ। तो थैंक यू एवरीवन, एवरीवन सॉरी बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना थक गया हूँ। थैंक यू एवरीवन, लाइक जरूर कीजिए।